गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्विनास का अगला भाग शासन का स्वरूप राजतंत्र की श्रेष्ठता पर अपना व्याख्यान शुरू करेंगे। एक्विनास ने शासन के विभिन्न स्वरूपों व श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर भी विचार किया है। यहाँ भी वह अरस्तु का अनुकरण करता ही दिखाई देते हैं। वह अरस्तु द्वारा राज्य यानी संविधान के वर्गीकरण को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसी के समान सार्वजनिक हित में शासन करने वाले शासन तंत्र को श्रेष्ठ तथा स्वहित में शासन करने वाले शासन तंत्र को श्रेष्ठ तथा स्वहित के लिए सत्ता का प्रयोग करने वाले शासन को निकृष्ट शासन व्यवस्था मानते हैं। जहाँ तक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का प्रश्न है बच्चों, तो वह अरस्तु से भिन्न मत रखते हैं। अरस्तु की आदर्श राजनीतिक व्यवस्था मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा संचालित पॉलिटी है। एक्विनास राजतंत्र का समर्थन करते हैं। सरकार के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है शासन का उद्देश्य। किसी भी शासक का वास्तविक लक्ष्य शासितों के कल्याण को सुरक्षित रखना होता है। उनके अनुसार समाज के रूप में संगठित जनता का कल्याण व जनता की सुरक्षा, उसकी एकता जो कि शांति कहलाती है, के संरक्षण में अंतर्निहित होती है। जो शासन तंत्र शांति की एकता, यूनिटी ऑफ पीस की प्राप्ति सर्वाधिक सफलतापूर्वक कर सकते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ शासन होगा। एक्विनास के अनुसार यह गुण राजतंत्र में ही उपस्थित है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है जो सामान्य हित के लिए शासन करता है। अनेक लोगों के शासन में समाज की स्थिरता बनाए रखना अत्यंत कठिन है, क्योंकि बहुसंख्यकों में वैचारिक एकता का अभाव होता है। यदि शासन अनेक लोगों के हाथ में है और वे आपस में मतभेद रखते हैं, तो समाज शांति और एकता के अपने लक्ष्य को उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता जिस प्रकार की वह जहाज निर्धारित दिशा में नहीं जा सकता जिसे अनेक लोग विभिन्न दिशाओं में खींच रहे हो। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि एक निश्चित दिशा प्रशासन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होती है, जिसका उदाहरण जहाज से दिया गया है। जहाज निश्चित दिशा में गतिशील हो, इसके लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर एक ही दिशा में बल लगाएं। इसी प्रकार समाज को निश्चित लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए आवश्यक है कि शासन के स्तर पर वैचारिक एकता की जरूरत होती है। स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के शासन अर्थात राजतंत्र में यह एकता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अतः एक व्यक्ति का शासन अनेक व्यक्तियों के शासन से बेहतर होता है। इसलिए बेटा, हमेशा शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए ताकि कुशलतापूर्वक प्रशासन चलाया जा सके। राजतंत्रात्मक शासन को वह प्राकृतिक भी मानते हैं। एक्विनास के शब्दों में प्रत्येक प्राकृतिक शासन एक द्वारा ही संचालित होता है। वह उसे प्रमाणित करने के लिए कई उदाहरण देते हैं। पहला, शरीर के विभिन्न अंगों को संचालित करने वाला एक है हृदय यानी हार्ट। हार्ट जो है वो पूरे शरीर के अंगों को संचालित करता है। दूसरा पॉइंट है आत्मा की शक्ति को निर्देशित करने वाला विवेक, भी एक ही है। विवेक जो हमारा कार्य करता है, बुद्धि चलाता है। तीसरा, मधुमक्खियों के ऊपर एक रानी मक्खी का शासन होता है। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण कि अखिल विश्व में केवल एक ईश्वर है जो सभी वस्तुओं का निर्माता व शासक है। अतः मानव समाज के लिए भी एक व्यक्ति का शासन न केवल लाभदायक है बल्कि स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी है। एक्विनास के अनुसार व्यवहारिक अनुभव भी
एक व्यक्ति के शासन अर्थात राजतंत्र के पक्ष का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार जिन प्रांतों या नगरों में एक व्यक्ति का शासन नहीं है, वे संघर्ष व अशांति से त्रस्त होते हैं, जबकि एक राजा द्वारा शासित होने वाले प्रांतों व नगरों में शांति, सुव्यवस्था, न्याय व समृद्धि का साम्राज्य पाया जाता है। अत्याचारी शासक और समाज। एक्विनास की दुविधा है। अपनी महान कृति ऑन किंगशिप में एक्विनास जहाँ एक तरफ राजतंत्र का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात के प्रति सजग भी हैं कि एक व्यक्ति का शासन विकृत होकर अत्याचारी शासन में परिवर्तित नहीं हो जाए। प्रोफेसर चेस्टी सी मैक्सी के शब्दों में एक्विनास के अनुसार एकता अच्छे शासन की अनिवार्य शर्त है, और जितनी अधिक एकता होगी उतनी ही अच्छी सरकार होगी। उनके अनुसार यदि इतिहास की यह सीख है कि यद्यपि यह भी सत्य है कि एकीकृत शक्ति में अच्छाई की संभावना और बुराई एक साथ उपस्थित होते हैं। न्यायी शासक का सर्वोच्च कर्तव्य जनता के कल्याण की सुरक्षा करना है। जब शासक जनता के हितों की उपेक्षा करने लगता है तो वह न्यायी शासक नहीं रह पाता, अन्यायी अर्थात अत्याचारी हो जाता है। क्या अत्याचारी शासक के विरुद्ध जनता को कोई अधिकार है? 12वीं शताब्दी में जॉन ऑफ सैलिसबरी ने मत प्रकट किया था कि अत्याचारी शासक की हत्या की जा सकती है और ऐसा करना गैरकानूनी भी नहीं होगा। अत्याचारी शासक वही है जो विधि के अनुरूप, विधि यानी कानून के अनुरूप शासन न करके शक्ति के द्वारा शासन करता है। तो बच्चों, शासन शक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें कानून सम्मत, विधि के अनुरूप, नियमों के अनुरूप होना बहुत जरूरी है। अतः कानून को निशस्त्र करने वाले अत्याचारी शासक का विरोध व हत्या करना कानून विरुद्ध नहीं हो सकता है। इस प्रकार जॉन ऑफ सैलिसबरी ने अपनी पूर्ववर्ती संत ऑगस्टाइन की परंपरा के विपरीत अन्यायी अत्याचारी शासक के विरुद्ध जनता को क्रांति का अधिकार सौंपते हैं। उनके शब्दों में, तलवार को धारण करने वाला तलवार से ही नष्ट होगा। एक्विनास जॉन ऑफ सैलिसबरी का समर्थन नहीं करते। वह अत्याचारी शासक को एक बुराई ही मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में निरपेक्ष आस्था रखने वाले यह महान दार्शनिक हत्या को किसी भी दृष्टि से अच्छाई मानने के लिए तैयार नहीं है। सर्वप्रथम वे राजतंत्र को ऐसे प्रावधानों के अधीन रखने की वकालत करते हैं जिससे शासक के अत्याचारी बनने की संभावना को सीमित किया जा सके, और इसके लिए एक्विनास ने 2 उपाय बताए हैं। पहला, उत्तराधिकार पर आधारित राजतंत्र के स्थान पर निर्वाचित राजतंत्र को अपनाया जाए। इससे शासक जनता के प्रति उत्तरदायी बना रहता है और जनता की सहमति पाने की आशा में अत्याचार से अलग रहेगा। और दूसरा, राजा की शक्तियों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि वे सहजतापूर्वक अत्याचारी न बन सके, किंतु इस समायोजन के बारे में वह विस्तृत रूप से कुछ नहीं बताते। प्रोफेसर इबेस्टिन का मत है कि वह कुछ एक स्थलों पर यह संकेत देते हैं कि समायोजन के रूप में मिश्रित संविधान को अपनाया जा सकता है। एक्विनास का मिश्रित संविधान राजतंत्र में कुलीन तंत्र व लोकतांत्रिक तत्वों का मिश्रण होगा। किंतु बच्चों, यदि इन प्रावधानों के बाद भी कोई शासक अत्याचारी बन जाए तथा तब जनता क्या करेगी?
जॉन एफ सैलिसबरी को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति सक्षम हो वह अत्याचारी शासक की हत्या कर सकता है। एक्विनास इस बिंदु पर दुविधाग्रस्त हैं। अरस्तु का प्रभाव उसे अत्याचारी शासक का आलोचक बनाता है, लेकिन धर्म के प्रभाव से वे हत्या के विकल्प को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। यहाँ वे हत्या के स्थान पर समाज द्वारा सामूहिक कार्यवाही की बात करते हैं, किंतु वह कार्यवाही भी उस समय की जानी चाहिए जब सभी शांतिपूर्ण व संवैधानिक उपाय असफल हो जाएं। यदि जनता शासक का निर्वाचन करती है तो वह उसे निर्धारित प्रक्रिया से हटा सकती है, लेकिन यदि शासक की नियुक्ति किसी अन्य उच्च संप्रभु के द्वारा की गई है तो वह संप्रभु ही अत्याचारी शासक को हटा सकता है, जनता नहीं। यहाँ यह बात भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि जनता की सामूहिक कार्रवाई का क्या अर्थ है। वैचारिकता अस्पष्टता से इस बात का संकेत है कि एक्विनास किसी व्यक्ति का संपूर्ण समाज द्वारा अत्याचारी शासक की हत्या को वैध मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साथ ही सामूहिक कार्रवाई के विकल्प से जनता को क्रांति का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त हो जाता है। लॉर्ड एक्टन इस विचार से इतने प्रभावित हैं कि वे एक्विनास को राजनीति का पहला हिंग की संज्ञा देते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही।